हेलो, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम भी फर्स्ट ईयर की क्लासेस कंटिन्यू करें और आज हम देख रहे हैं अपना नया चैप्टर और हम अपने नए यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं, यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड का हमारा ये जो दूसरा टॉपिक है जो है हमारा संतुलित आहार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट थर्ड स्टार्ट कर ली थी और उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था कुपोषण के बारे में। कुपोषण के साथ साथ हम लोगों ने पोषक तत्वों की बात की थी कि जब भी हम कुपोषण की बात करते हैं, कुपोषण का मतलब क्या पढ़ा था हम लोगों ने। हमने देखा था कि वह पोषण की विधि जिसके द्वारा जब हम संतुलित आहार ले रहे हैं, जो पोषक तत्व ले रहे हैं वो शरीर पचा नहीं पा रहा या फिर उसकी शरीर में क्या हो रही है, कमी हो रही है, जिसके कारण क्या होता है, कुपोषण हो जाते हैं। यानी कुपोषण का शिकार लोग हो जाते हैं। किसके कारण? पोषक तत्वों की कमी के कारण। या तो इनकी कमी हो रही थी या फिर हो रही थी इनकी वृद्धि। या तो अधिक मात्रा में थे या कम मात्रा में थे। अगर कम मात्रा में थे तो हम लोगों ने देखा था अल्प कुपोषण के बारे में। जब हमने पोषक तत्वों की अधिकता की बात की थी तो हमने देखा था अति कुपोषण के बारे में। अति कुपोषण, हम इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कुपोषण किन के कारण से हो रहा है, पोषक तत्वों के कारण, या तो कमी या फिर वृद्धि। अब जब यही पोषक तत्व एक प्रॉपर भोजन में उपस्थित है तब उस भोजन को हम लोग कहते हैं संतुलित आहार या फिर संतुलित भोजन। तो अगर हम संतुलित भोजन की परिभाषा देखें तो क्या है बैलेंस डाइट। छोटी क्लास में हम सब लोग पढ़ चुके हैं बैलेंस डाइट। हमने छोटी क्लास में देखा था, अपने विज्ञान की जो बुक आती थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, वसा, खनिज लवण और जो जल है वो अधिक मात्रा में उपस्थित है, या फिर कह सकते हैं अगर पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है तो वह भोजन कहलाता है संतुलित आहार। तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि क्या है संतुलित आहार। तो संतुलित आहार की हम परिभाषा लिख सकते हैं, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व समान मात्रा में उपस्थित होते हैं वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व समान मात्रा में उपस्थित होते हैं तथा जिसका सेवन करने से शरीर कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहता है, उसे हम कहते हैं संतुलित भोजन। संतुलित आहार कहा जाता है। यानी कि संतुलित आहार या संतुलित भोजन किसे कहते हैं, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व कैसे होते हैं, समान मात्रा में उपस्थित होते हैं और जिसका सेवन करने से शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अब शरीर सभी पोषक तत्व अगर हम समान मात्रा में ले रहे हैं, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, अगर हम प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तो शरीर क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा, एनर्जी रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जावान रहेगा, फुर्तीला रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो ये सभी किससे होते हैं, संतुलित भोजन करने से। हम यहाँ पे एक शब्द देख रहे हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व, ये पोषक तत्व होते कौन कौन से, इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, वसा, जल।
कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, वसा और जल, ये 6 पोषक तत्व होते हैं जो एक खाने में उपस्थित होने चाहिए। यानी कि हमें वही खाना चाहिए जिसमें ये सभी पोषक तत्व प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो ये है मेन पोषक तत्व। हम आगे जब अपने यूनिट स्टार्ट करेंगे यानी कि आगे बढ़ते जाएंगे उसमें हम सभी इन एक एक करके इन पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। अपना एक अलग से चैप्टर है पोषक तत्वों के बारे में, जिनमें हम एक एक करके कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, किन से मिलके बने होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, खनिज लवण कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन कितने टाइप्स की होती है, वसा के प्रकार कौन कौन से, ये क्या काम करती है, और जल हमें हमारे बॉडी में क्या काम करता है, इन सभी के बारे में हम लोग आके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये क्या होते हैं। अब इन सब का यूज़ होता है संतुलित आहार में। अब हम संतुलित आहार ले रहे हैं, हमें कितना लेना चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए, किस एज में खाना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें कि ये जो संतुलित आहार होता है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कि किन कारणों से ये संतुलित आहार की मात्रा बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो हम बात करते हैं कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। हम आगे देखते हैं संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, यानी किन किन कारणों का यूज़ करके हम पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो जो सबसे पहला कारक होता है जिसके कारण ये जो संतुलित भोजन है ये प्रभावित होता है वो होता है लिंग। लिंग कितने टाइप्स के होते हैं, एक तो महिला और एक पुरुष। यानी कि जो अलग अलग लिंग में यानी कि स्त्री और पुरुष दो अलग अलग लोगों में भी क्या होती है, पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है, या फिर कह सकते हैं संतुलित भोजन लेने की जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। अगर हम महिला की बात करें, महिला का जो वजन होता है वह पुरुषों की तुलना में कम होता है, पुरुषों का ज़्यादा होता है। इनकी अगर हम कार्य क्षमता की बात करें, महिलाओं में भी ज़्यादा, अगर पुरुषों के कंपैरिजन में देखा जाए ये हार्डवर्क ज़्यादा करते हैं, यानी कि जो बाहर के काम करने होते हैं इनको, जैसे जो किसान होते हैं मजदूरी वगैरह करते हैं। तो अगर इस नज़रिए से देखें तो पुरुष की कार्य क्षमता भी ज़्यादा होती है और महिला की कार्य क्षमता कम होती है। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें, अगर हम इनके शरीर की बात करें, शरीर का आकार, महिलाओं का आकार जनरली कम होता है, पुरुषों का ज़्यादा होता है। इनकी बॉडी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हष्टपुष्ट होती है। तो उन चीज़ों के लिए इनको क्या पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अगर पोषक तत्व की मात्रा इन्हें ज़्यादा चाहिए होती है तो अगर ये कहेंगे कि संतुलित आहार भी इन्हें ज़्यादा चाहिए होता है, यानी कि संतुलित आहार भी इन्हें ज़्यादा चाहिए होता है। तो अगर हम क्या बात करेंगे, लिंग आए कि लिंग से हम संतुलित भोजन को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि महिलाओं का वजन पुरुषों की तुलना में कम होता है, इनकी कार्य क्षमता पुरुषों की तुलना में कम होती है, इसलिए महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को पोषक तत्वों की मात्रा की अधिक आवश्यकता होती है। अगर इन्हें पोषक तत्वों की मात्रा की अधिक आवश्यकता है तो इनके जो संतुलित आहार की मात्रा है वो भी ज़्यादा होगी महिलाओं की तुलना में। तो यानी कि जो लिंग है ये महिलाओं, अगर हम महिला की बात करें तो महिलाओं में संतुलित आहार की मात्रा की आवश्यकता कम होती है जबकि पुरुषों में ज़्यादा होती है। ये तो पहला कारक था जिससे हम बता रहे कि संतुलित भोजन कम ज़्यादा किस में होगा, ये पढ़ा हमने लिंग के आधार पर। दूसरा हम कारण देखते हैं या दूसरा कारक देखते हैं वो है उम्र के आधार पर। यानी कि एज। अब एज के अकॉर्डिंग हम संतुलित भोजन को कैसे पता करेंगे, किस एज में कितना खाना है और किस एज में ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होती है। अगर हम शैशवावस्था की बात करें, सबसे पहले शैशवावस्था है। शैशवावस्था हम लोगों ने पढ़ी, शैशवावस्था हम लोगों ने पढ़ी थी जन्म से 18 महीने तक। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी बाल्यावस्था।
बाल्यावस्था हम लोगों ने देखी थी 5 से 12 वर्ष तक। फिर हम लोगों ने देखी थी किशोरावस्था। किशोरावस्था की बात की थी हमने 13 से 20 वर्ष तक। बीच में इनके बीच में और अवस्थाएं थी, जैसे 18 महीने से 3 साल तक, 3 साल से 5 साल तक। वो मैंने देखी। जो मेन हम अवस्थाएं देखते हैं वो यही होती है। किशोरावस्था के बाद आती है युवावस्था। 20 से 30 वर्ष तक। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखी थी प्रौढ़ावस्था, 35 वर्ष से 60 वर्ष तक कह सकते हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी वृद्धावस्था की, 65 से ऊपर वाली, यानी कि जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक। ये मेन अवस्थाओं की बात हमने की थी, यानी कि उम्र के अकॉर्डिंग। अगर हम एक एक अवस्था को देखें, मान लो सबसे पहले हम लेते हैं शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में बच्चे का पोषण किस तरीके से होता है? वह सब किस पर डिपेंड रहता है? माँ के दूध पर डिपेंड रहता है। अब बच्चे माँ के दूध पर डिपेंड है, तो उसको जितने भी पोषक तत्व चाहिए वो कहाँ से मिलेंगे? माँ के दूध से उसे प्रोवाइड हो जाएंगे। उसे क्या मिलेगा? दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड, या फिर कह सकते हैं लैक्टीन। ये होता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या था? एक प्रकार का पोषक तत्व है। यानी कि बच्चे को जो पोषक तत्व मिल रहा है वो तो माँ के दूध से उसे प्रोवाइड हो रहा है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में। अब उसे सिर्फ किसकी आवश्यकता है? सिर्फ इस प्रोटीन मिल रहा है, यानी सिर्फ यही उसको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड हो रहा है माँ के दूध से। जब बच्चा और बड़ा होता जाता है, इसके अलावा तो और कुछ लेता नहीं है। फिर जब बच्चा और बड़ा होता जाएगा, यानी कि जब 5 से 12 साल की अवस्था में जाएगा, तो इस अवस्था में वो क्या करने लगेगा? खेलकूद करने लगेगा, स्कूल जाने लगेगा। तो उसके क्या होगा? उसकी क्रियाविधि बढ़ती जाएगी, यानी कि उसकी कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो और बढ़ती जाएगी। अब वो जितना ज़्यादा खेलेगा, बॉडी जितना ज़्यादा काम करेगी, थकान लगेगी तो उसे एनर्जी चाहिए होगी। और एनर्जी कहाँ से आएगी? इन पोषक तत्वों से मिलेगी। तो यानी कि जब बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आया तो इसके पोषक तत्व की मात्रा बढ़नी चाहिए, ऑफकोर्स बढ़नी चाहिए। फिर जब बालक और बड़ा होता गया, अगली अवस्था में प्रवेश किया उसने, यानी कि वह किशोरावस्था में एंटर कर गया। अब किशोरावस्था में क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, बॉडी में चेंजेस आएंगे, इंटरनल हार्मोनल चेंजेस भी होंगे, और जो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स हैं उनमें भी डिफरेंस आने लगता है। तो यानी क्या हो रहा है? उसके शरीर में भी परिवर्तन हो रहा है। अब शरीर में परिवर्तन हो रहा है तो उसका जो माइंड का सेट है, यानी कि उसका माइंड है, वो भी धीरे धीरे बदलने लगता है। या फिर ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था में आने पर जो बालक होता है उसका जो शारीरिक परिवर्तन है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण वो अपने खान पान पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। यानी कि अब उसकी बॉडी इतना चेंजेस कर रही है, तो बॉडी को और ज़्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या देना होता है? उन्हें पोषक तत्व प्रोवाइड करना होता है। तो यानी कि जब शारीरिक परिवर्तन हो रहे तो बॉडी बहुत वीक होने लगती है, और इस समय बहुत ज़्यादा वीकनेस ना हो इसके लिए हम एक्सटर्नल प्रोटीन लेते हैं। ठीक है ना? तो यही बात है कि किशोरावस्था में आने पर पोषक तत्वों की मात्रा और बढ़ जाती है। फिर जब व्यक्ति युवा अवस्था में प्रवेश कर रहा है, और इस अवस्था में क्या होता है? वो अपनी जिम्मेदारियों को संभालना सीखता है, यानी कि नौकरी की तलाश करना प्रारंभ कर लेता है। और वो क्या करता है? नौकरी के लिए बाहर जाना शुरू करता है। जब व्यक्ति बाहर जाता है, काम करना प्रारंभ करता है, तो उसकी थकान होने लगती है और उसे पोषक तत्वों की और मात्रा चाहिए होती है। तो धीरे धीरे जब उसकी एज बढ़ती जाती है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ने लगती है, क्योंकि उसकी शारीरिक थकान ज़्यादा होने से क्या होता है? उसे एक्सटर्नल प्रोटीन की आवश्यकता होती है, या फिर एक्सटर्नल पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो उसे क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसी कारण हम उम्र के आधार पर ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो व्यक्ति के पोषक तत्वों की मात्रा है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? कि वह संतुलित आहार को भी प्रभावित कर रहा है। क्योंकि अगर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ रही है, अगर मात्रा बढ़ रही है तो उसे कहाँ से मिलेगा? संतुलित आहार से मिलेगा। तो यानी कि जो उम्र होती है ये भी संतुलित आहार को प्रभावित करती है। फिर हम आगे बात करते हैं कि जो हमने लिंग देख लिया, लिंग के बाद हम लोगों ने देखा कि उम्र के द्वारा किस तरीके से हम संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। फिर अगर तीसरा कारण है क्रियाशीलता।
क्रियाशीलता संतुलित भोजन को कैसे प्रभावित करेगी? क्रियाशीलता मतलब कार्य को करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कोई कितना कार्य कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कार्य को करना। अब हम संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाला ये जो कारक है कार्यशीलता, इसको हम 3 प्रकार से देखेंगे। पहला हम लोग बात करते हैं अधिक क्रियाशील व्यक्ति। दूसरा है मध्य क्रियाशील व्यक्ति। और तीसरा है कम क्रियाशील व्यक्ति। सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि क्रियाशीलता के आधार पर हमने 3 प्रकार के लोगों को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिक क्रियाशील व्यक्ति, यानी कि इसमें वो लोग आते हैं जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, यानी कि अधिक शारीरिक श्रम करने वाले। यानी कि इसके अंदर हम उन लोगों को ऐड करते हैं जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं। जैसे किसान होता है, खेत में क्या करता है, शरीर से बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। जो घर बनाने वाले कारीगर होते हैं, दूसरों के यहाँ नौकरी करते हैं, बोझा उठाने वाले कूली वगैरह होते हैं, ये सब कौन लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं। अब इनका काम करने में क्या यूज़ आ रहा है, इनका पूरा शरीर यूज़ आ रहा है। अगर इनकी बॉडी इतना ज़्यादा वर्क करिए तो इनको क्या होगा, पोषक तत्वों की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए होगी, जो उनको क्या देंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इसलिए जब अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं तो इनको पोषक तत्व भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा पसीना निकलेगा और हमारी एनर्जी निकलती है, तो उस एनर्जी को वापस लेने के लिए पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो अधिक क्रियाशील व्यक्तियों के लिए जो संतुलित आहार की मात्रा है वो ज़्यादा चाहिए होती है। पोषक तत्व ज़्यादा है तो संतुलित आहार भी ज़्यादा चाहिए होगा। ये किस में होता है, अधिक क्रियाशील व्यक्ति में। इसमें हम लोग बात करेंगे कौन कौन आ सकता है, किसान, मजदूर, कूली, बोझा उठाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ये सब लोग कौन है, ये सब क्या करें, शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा करें, शरीर से मेहनत ज़्यादा करें, इसलिए इन लोगों को पोषक तत्व भी ज़्यादा चाहिए होता है। इन्हें कहते हैं हम अधिक क्रियाशील व्यक्ति। फिर हम बात करते हैं मध्यम क्रियाशील व्यक्ति। इसमें वो लोग आते हैं जो शारीरिक श्रम तो करते हैं लेकिन अधिक की तुलना में कम करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हम बात करते हैं अधिक से कम क्रियाशील व्यक्ति, यानी कि इनमें जो शारीरिक श्रम की मात्रा होती है वो कम होती है। किन की तुलना में, अधिक क्रियाशील व्यक्ति की तुलना में शारीरिक श्रम की मात्रा इनमें कम होती है। और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे गृहिणी वगैरह होती है, घर की महिलाएं, काम करने वाले कर्मचारी, स्कूल में काम करने वाले टीचर्स, और ये जितने भी लोग होते हैं ये सब किस में आते हैं, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति में, क्योंकि ये मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन इन लोगों के कंपैरिजन में बहुत कम मेहनत हो रही है। शरीर इनका भी यूज़ हो रहा है, यानी शारीरिक श्रम ये लोग भी कर रहे हैं, लेकिन अधिक की तुलना में ये लोग कम क्रियाशील हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें पोषक तत्व अधिक की अपेक्षा कम चाहिए होता है। आवश्यकता तो इनको भी होगी लेकिन इनके तुलना में कम होगी, और अगर पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए होता है तो इनको संतुलित आहार भी अधिक चाहिए होगा। फिर हम बात करते हैं सबसे कम क्रियाशील व्यक्ति, यानी कि ये लोग जो शारीरिक श्रम करते हैं बहुत कम होता है, शारीरिक श्रम बहुत कम, या फिर कह सकते हैं नगण्य, हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, श्रम करते भी है और नहीं भी करते। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स,
ये लोग कौन होते हैं? इनको क्या करना पड़ता है? शारीरिक की अपेक्षा इनको मानसिक काम का ज़्यादा करना पड़ता है। काम तो ये लोग भी कर रहे हैं लेकिन शारीरिक श्रम नहीं कर रहे, यानी कि शरीर से काम कम कर रहे हैं और मानसिक यानी कि दिमाग से काम ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए इसमें कौन से लोग आ गए? जैसे डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? शरीर से काम कम करें लेकिन इनका माइंड बहुत ज़्यादा चलता है, इनको दिमाग से काम करना पड़ता है, इसलिए ये कम क्रियाशील व्यक्ति होते हैं। और ये जो कम क्रियाशीलता हमने डिफाइन किया किसके आधार पर? शारीरिक श्रम के आधार पर हम तीनों में बांटा है, यानी कि कौन ज़्यादा शारीरिक श्रम करता है, तो इस आधार पर अधिक, मध्यम और कम क्रियाशील व्यक्ति है। तो इन तीनों के बेसिस पे हमें पता लग गया कि कौन सा व्यक्ति अधिक, जिस व्यक्ति को अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता है और किस व्यक्ति को अधिक संतुलित आहार की आवश्यकता है। तो संतुलित आहार को प्रभावित करने का ये जो कारक था, ये हमने देखा क्रियाशीलता। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य यानी कि लोगों की हेल्थ कैसी है। अब हेल्थ के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति बीमार होगा, कोई पूर्णतः स्वस्थ होगा, कोई जैसे अगर दुर्घटना या फिर एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा। अगर हम औरतों की बात करें तो जस्ट डिलीवरी के बाद का टाइम, यानी कि प्रसव के बाद, ये क्या है? एक तरीके के अलग अलग स्वास्थ्य है, यानी कि अलग अलग हेल्थ है लोगों की। अगर हम बीमार व्यक्ति की बात करें तो बीमार व्यक्ति में क्या होगा? इस समय क्या होता है? बीमारी के टाइम हमारे शरीर की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये भी कम हो जाती है। उस क्षमता को लेने के लिए हम क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, जो मिलती है हमें पोषक तत्वों से। तो बीमारी में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक चाहिए होती है। फिर अब जब पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति होता है, तो यानी कि अगर वो पूर्णतः स्वस्थ है तो यानी कि वो संतुलित आहार ऑलरेडी ले रहा है। अगर ले रहा है तो उसका जो पोषक तत्व होता है वो बैलेंस होते हैं। अगर हम दुर्घटना की बात करें, अगर एक्सीडेंट वगैरह हुआ, ऑपरेशन वगैरह हो जाता है, तो बॉडी को क्या हो जाती है? वीकनेस हो जाती है, उसे पोषक तत्व एक्स्ट्रा में चाहिए होते हैं, यानी कि वो बाहर से पोषक तत्वों को लेते हैं। तो इस अवस्था में भी क्या होता है? पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रसव के बाद भी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो हमें क्या होगा? पोषक तत्व और संतुलित आहार भी अधिक चाहिए होगा। फिर हम बात करते हैं जलवायु और मौसम। अब जलवायु और मौसम, अब हम जलवायु की बात करें, जलवायु यानी कि क्लाइमेट कैसा है। हम देखें जैसे जो गर्म एरिया होते हैं जहाँ पे गर्मी पड़ती है, एक है गर्म इलाका और एक है ठंडा एरिया। अगर जो ठंडे एरिया में रहते, मान लो जो कश्मीर वगैरह है, वो एरिया बहुत ज़्यादा कोल्ड है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ के लोग कैसा आहार पसंद करेंगे? जो उन्हें क्या दे? एनर्जी दे, उनको क्या दे? गर्माहट दे। तो यानी कि ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके जो संतुलित भोजन होता है वो कैसा चाहते हैं? जो उन्हें क्या दे? गर्माहट दे। गर्माहट के साथ साथ उन्हें ऊर्जा भी दे। ठीक है, यानी कि जो ठंडे एरिया में रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग ऐसा संतुलित भोजन चाहते हैं जो उन्हें ऊर्जा दे सके, उनकी बॉडी को बाहर के टेम्परेचर के रहने लायक अवेलेबल कर सके। अगर हम गर्म इलाके की बात करें कि जो जहाँ पे बहुत कोल्ड वगैरह नहीं रहता, जो बहुत गर्म एरिया जैसे जैसलमेर वगैरह है, उस साइड के लोग क्या होते हैं? उस साइड के लोगों को ऐसा भोजन चाहिए होता है, यानी कि वो लोग संतुलित भोजन ऐसा चाहते हैं जो उन्हें क्या दे? ठंडक प्रदान करे, यानी कि ठंडक देने वाले पोषक तत्वों का यूज़ करके वो लोग क्या कर सकते हैं? उस एरिया में रहने लायक सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये था जलवायु और मौसम के आधार पर। मौसम भी वही है, अलग अलग मौसम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। ये थे जलवायु के अकॉर्डिंग और मौसम के अकॉर्डिंग। ठंड में हम लोग जैसे जो शरीर को गर्मी देते हैं उन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं। गर्मी आने पर जो हमकी बॉडी को क्या दे सके? हाइड्रेट कर सके, यानी कि बॉडी को जल की आपूर्ति बनी रहे, जल की कमी ना हो, ऐसी चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर, जैसे वाटरमेलन होता है, तरबूज वगैरह होते हैं, खीरा होते हैं, टमाटर होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी वाले जो फ्रूट्स होते हैं और जो पानी देने वाली शरीर को चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, जिससे क्या होता है? हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है, शरीर में पानी की कमी नहीं होती और हम क्या हो सकते हैं? बाहर के जो क्लाइमेट है उसके साथ क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हमने लोगों ने पढ़े थे अभी कि संतुलित आहार किन किन कारणों से प्रभावित हो सकता है। तो हम लोगों ने इसमें देखा
लिंग के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, स्वास्थ्य के साथ साथ, क्रियाशीलता के साथ साथ, और हम लोगों ने देखा जलवायु और मौसम के अकॉर्डिंग संतुलित भोजन किस तरीके से प्रभावित होता है। इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर था संतुलित आहार ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।